हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो कि आप सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर क्या टीयर वन के जितने मार्क्स स्कोर किए हमने, क्या वो क्वालिफाइंग नेचर का था या फिर जो मेरिट होगी वो किस बेसिस पे बनेगी, उसमें टीयर वन को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या होगा पैटर्न डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का, और मैं आपको एक स्मॉल ग्लांस भी दूंगा जिससे आप अच्छे से अपने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएँ। तो जानेंगे हम ये सब कुछ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं लोग कमेंट में क्या पूछ रहे हैं कि टीयर वन जो टीयर टू है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, या फिर टीयर टू की कट ऑफ आएगी या फिर सब एलिजिबल होंगे टाइपिंग के लिए। ये सब चीज़ें लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स हैं नहीं। तो गाइज हम जान लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है इसके कंटेक्स्ट में। अब देखिए गाइज, ये जो आप देख रहे हैं ना, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, टीयर फोर, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि आपके जे के एग्ज़ाम में होंगी। आपका टीयर वन का रिजल्ट आ चुका है और आई होप आप सबने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे। गाइज जो टीयर वन के मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जी हाँ, सर्टन जो कट ऑफ है जो कि जनरल की अराउंड 88 गई है, फिर ओबीसी की गई है, फिर एससी एसटी की जो भी गई है कट ऑफ, आपने अगर उससे ज़्यादा मार्क्स या फिर उतने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं और आपका नाम आपका क्वालिफाइंग में टीयर वन क्वालिफाइंग में आ रहा है, तो आप टीयर टू के लिए एलिजिबल हैं बैठने के लिए। जी हाँ, एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि टीयर वन के मार्क्स जो है आपकी मेरिट में नहीं इंक्लूड होंगे। जो एक्चुअल में जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी टीयर टू और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये कहाँ लिखा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी डेली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है गाइज, ये समझ आ गया आपको कि डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब उसके बाद जो लोग पूछ रहे हैं क्या टीयर थ्री भी वो होगा, टीयर थ्री के भी मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं जी। आपका जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ खाली क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए वो भी ये लाइन यहाँ पे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है जिसमें लिखा है कि द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आपका ये वाली लाइन भी पढ़ लीजिए, स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू फॉर टीयर फोर इंटरव्यू। समझ आ गया आपका? पहले आपका टीयर टू होगा, फिर टीयर थ्री होगा, फिर उसके बाद जो उसका टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्लियर हो गया ना। शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर टीयर फोर इंटरव्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है टीयर फोर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। जी हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में लाएंगे आपके लिए टीयर फोर और टीयर टू में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे मेरिट में अपना नाम अंदर लाने के लिए। अब हम देख लेते हैं क्या पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का। गाइस जो आपके टोटल क्वेश्चंस हैं वो होंगे तीन। जी हाँ, तीन क्वेश्चन होंगे और उसमें तीन पोर्शन होंगे, सॉरी तीन क्वेश्चन नहीं, तीन पोर्शंस होंगे जिसमें ऐसे होगा, ग्रामर होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन आपकी 25 वर्ड्स की आएगी 20 मार्क्स की, ऐसे आपका 50 मार्क्स का होगा, ग्रामर आएगी आपकी 30 मार्क्स की। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ऐसे। जी हाँ, ऐसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको इसी के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन का क्या है, मोर और लेस जो नॉर्दर्न बेल्ट के हैं, और अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं टीयर वन को तो आपको इंग्लिश आती होगी, और हिंदी अगर आपके नॉर्दर्न बेल्ट से हैं तो आपको हिंदी आपकी मदर टंग होगी, तो उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ट्रांसलेशन में। आपको ऐसे के लिए जो मैं टिप्स बताऊं, आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है जो कि आपके सारे एसेस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उन ऐसे को उस कॉपी में लिखना है और बार बार रिवाइज करना। जी हाँ, बार बार रिवाइज करने से क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका लिमिटेड टाइम पीरियड है, आपके पास तब टाइम नहीं होगा कि पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट कर लें कि पहले ये लिखना है, वो लिखना है, ऐसे लिखना है। जब आपको पहले से ऑलरेडी पॉइंट्स पता होंगे तो आप और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने ऐसे को। ठीक है, और कोशिश करना जितने करंट टॉपिक्स है, करंट टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके एकदम सेफ साइड वाले हों। आप ऐसे मत सोचना कि जैसे आप मान लो हिंदू मुस्लिम वाला या फिर कुछ पॉलिटिक्स वाला आ जाए कि क्या जो
जैसे कोई पॉलिटिक्स का इशू है, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो आपके जनरल आते हैं और या फिर गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है और अपनी कॉपी में बार बार आपको देखते रहना है, जिससे जैसा ही वो टॉपिक आएगा या फिर उससे कोई सिमिलर भी टॉपिक आएगा, आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स होंगे उस ऐसे को लेकर जिसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, ये था एक ऐसे की बात हो गई। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेज हो सकते हैं जिसको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और बाकी ग्रामर का आप अपना डिस्क्रिप्टिव का ग्रामर का भी आप डेफिनेशन भी देखते रहिएगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं या उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब भी देखते रहना। मोर और लेस ऐसा भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपकी जो जो क्वेरी थी वो रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी आती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।